हेलो दोस्तों। तो अपन ने सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब सॉलिड स्टेट को आगे की ओर लेके जाते हैं, सॉलिड स्टेट को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट, जो वर्ड है स्टेट, इसका मतलब समझते हैं। स्टेट यानी अवस्था है। तो टोटल कितनी अवस्थाएं होती, इनके बारे में ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो स्टेट देखते हैं अपन, स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की अवस्था है। तो स्टेट ऑफ मैटर अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन जब आगे अपन पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं तो अपन को पता लगता है कि 5 अपने पास स्टेट ऑफ मैटर होती है। आपके बुक में 3 ही है, 3 ही ध्यान रखनी है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में लेके चलने की वजह से आपको मैं 5 स्टेट बता देता हूँ। फॉर नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए। पहली अपनी होती है सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है, फोर्थ वन प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 स्टेट होती है। सॉलिड, देख सकते हो अपने आसपास में पेन होगा, पेपर होगा, दोज आर सॉलिड। ठीक है, लिक्विड पानी, ठीक है, लिक्विड का एग्जांपल। गैस जो अपने चारों ओर है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड और गैस के बीच की स्टेट होती है, और कंडेंसेट सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा के भी 2 टाइप होते हैं, आयोनाइज्ड और सेकंड होता है क्वार्क ब्लू। ठीक है, कंडेंसेट की भी 2 पार्ट में डिवाइड है, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग बोस आइंस्टीन और सेकंड है फर्मोनिक। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकी डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे इनके डिवीजन होते गए। इनको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है। फॉर योर नॉलेज मैंने इनको बता दिया। ठीक है, अपने को मेन जो डिस्कशन करना है इस एक स्टेट का करना है, सॉलिड का। बाकी और स्टेट का डिस्कशन नहीं करेंगे, आपकी बुक में इतना ही है, पहले इसको आसानी से समझेंगे। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अभी तक अपन देखते आ रहे हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उनका मास निश्चित होता है, उनका वॉल्यूम जो है, आयतन, ठीक है, वो भी निश्चित होता है, और उनका शेप होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो सॉलिड हैव डिफाइनाइट मास यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम आयतन, शेप आकार। सॉलिड का द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित होता है। गैस की बात करें तो गैस के अंदर द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव की बात करें तो इसका आकार निश्चित नहीं रहता। केवल क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन निश्चित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी द्रव को
किसी भी पात्र में डाला जाता है तो उस पात्र का शेप ले लेता है। किसी भी कंटेनर में जब पोर करते हैं लिक्विड को तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, तो लिक्विड को जब किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, इसका खुद का कोई शेप नहीं होता। तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज आती है ये है डिफाइनाइट मास और डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसका डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। अगर गैस की बात करें तो गैस का केवल डिफाइनाइट मास होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका केवल द्रव्यमान होता है, इसका भी आकार निश्चित नहीं होता। गैस को जिस रूम के अंदर आप छोड़ोगे वह उस पूरे रूम के अंदर चली जाएगी, और ये वो पूरे रूम की गैस अपने एक बॉक्स में भी आ सकती है। ठीक है, और पूरे रूम में भी फैल सकती है। तो इसका आयतन भी निश्चित नहीं है, केवल और केवल इसका मास निश्चित होता है। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया अपने पास इस स्टेट के बारे में। अब अपने को जो मेन टॉपिक पढ़ना है सॉलिड। ठीक है, अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ खास प्रॉपर्टीज है, इसको अपन पहले देख लेते हैं। पहला टॉपिक, निश्चित द्रव्यमान आयतन और आकार। पहली बात तो यही कि इसका मास, वॉल्यूम और शेप तीनों फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करी जाए तो दूसरी बात है, ठीक है, कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। अंतर आणविक बल जो होता है वो इनके अंदर काफी मजबूत लगता है। अंतर आणविक बल कौन से होते हैं ये 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, लंदन फोर्सेस होंगे। ठीक है, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो आपस में काफी नजदीक रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। अब अगर अंतरा आणविक बल प्रबल है तो वो क्या होंगे? ज्यादा पास पास में होंगे, और जब वो ज्यादा पास पास में है, ठीक है, तो अंतर आणविक दूरियां कैसी हो जाएगी? लघु हो जाएगी। ठीक है, चलन चल। थर्ड टॉपिक आएगा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और शॉर्टर। अंतर आणविक दूरियां, ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो क्या होगी? छोटी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो सॉलिड के अंदर अंतरा आणविक दूरी लघु होती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करी जाए, ठीक है, तो यहां पे
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अपने पास शॉर्टर हो गई। इसके बाद में इसके जो अवयवी कण है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण constituent particle are at fixed position. अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। सॉलिड स्टेट में जो अवयवी कण आते हैं उनकी स्थिति निश्चित रहती है, यानी जैसे गैस के अंदर अवयवी कण क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो एक जगह पे ना रहकर काफी जगहों पर मूव करते रहते हैं। तो अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एक स्थिति फिक्स नहीं है। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता, अवयवी कण एक जगह पे ही रहते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट तभी करते हैं जब उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। तो अवयवी कणों की जो स्थिति है वो इसके अंदर फिक्स रहती है, जबकि लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर ये निश्चित नहीं रहती है। एक और पॉइंट है, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य और कठोर होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है अपन अगर ठोस को कंप्रेस कर रहे हैं, ठोस को और ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अवयवी कणों का फोर्स पहले से ही ज्यादा है, उसके अवयवी कण की जो डिस्टेंस है वो पहले से ही छोटी है, तो वो और ज्यादा कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। वो जब बिल्कुल पास पास में है तो वो और ज्यादा नहीं जा सकते, इसलिए वो अवयवी कण बिल्कुल पास पास में है तो उनको और ज्यादा कंप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर बात करें रिजिड, ठीक है, अगर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो अपने आप बदलेगा नहीं, तो ये रिजिड होते हैं। तो सॉलिड स्टेट के अंदर अपने पास ये पॉइंट्स आए, सॉलिड्स के बारे में अपन ने जाना कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्टर होती है, इसकी वजह से इसके अंदर ये इनकम्प्रेसिबल और रिजिड रह पाता है, और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन भी फिक्स रहती है, ठीक है। सॉलिड के बारे में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिए हैं, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के आधार पर कि ये किस तरीके से व्यवस्थित होते, उसके आधार पर अपन सॉलिड स्टेट को क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। सॉलिड के कणों को व्यवस्थित करने के आधार पर उसका वर्गीकरण, सॉलिड के कणों को व्यवस्थित करने के आधार पर उसका वर्गीकरण। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलीन और अमोर्फस। क्रिस्टलीन
यहां तक बात समझ आई। क्रिस्टलिन की बात करी जाए तो इसका फिक्स्ड जियोमेट्रिकल शेप होता है। निश्चित ज्यामितीय आकार। ठीक है कि अगर क्रिस्टलिन की बात करें तो इसका जो ज्यामितीय आकार है, यानी इसका जो शेप रहता है वो एक निश्चित शेप रहता है, यानी ये जब बनेगा तो उसी शेप में बनेगा। अगर बात करें अमोर्फस की तो इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। देखो ये जो अमोर्फस है ये ग्रीक वर्ड अमोर्फोस से मिलकर बना है। अमोर्फस जो है ग्रीक वर्ड अमोर्फोस से मिलकर बना हुआ है। अमोर्फोस का मतलब होता है नो फॉर्म, यानी कोई आकृति नहीं है। यानी इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती, ये छोटे छोटे कणों को आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, वैसा ही होता है जैसे पाउडर को अगर अपन पानी डाल के जमा दे, ठीक है, वैसा ही इसका कुछ शेप होता है। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता, इसको जिस शेप में डालोगे उसी शेप में ये डल जाएगा। ये अक्रिस्टलीन हो गए, इसके बारे में अपन और पढ़ते जाते हैं। एक एक पॉइंट हो गया कि इसका फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इसका ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स नहीं होता। Constituent particle are ordered. यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता। अवयवी कणों की स्थिति सुव्यवस्थित होती है। अवयवी कण जो है एक के बाद एक सेम क्रम के अंदर लगातार जमे हुए होते हैं क्रिस्टलिन के अंदर, जबकि अमोर्फस में पाउडर का फॉर्म है, जैसे जमाओगे वैसे जम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अवयवी कण एक साथ एक फॉर्म के अंदर नहीं जमे हुए होंगे, जबकि यहाँ पे सुव्यवस्थित रूप से होंगे, यहाँ पे अव्यवस्थित रूप से होंगे। अवयवी कणों की स्थिति अव्यवस्थित रहती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे ऑर्डर होते हैं, यहाँ पे नॉट इन ऑर्डर होते हैं। अगली बात करी जाए, अगर अवयवी कण एक सीक्वेंस में जम रहे तो ये काफी दूरी तक लगातार जम सकते हैं, तो कहेंगे यहाँ पे दीर्घ या लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, लघु परासी व्यवस्था है। अगर क्रिस्टलिन की बात करे जाए
तो ये काफी लंबी दूरी तक लगातार जुड़े हुए, तो इसकी वजह से इसकी जो व्यवस्था होती है वो लॉन्ग रेंज में होती है, ये काफी लंबी दूरी तक एक जैसे दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये बनाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म से, तो कुछ जगह तक तो ये क्या होंगे, सेम रहेंगे, उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे, अलग दिखाने लग जाएंगे, क्योंकि ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रेशर कितना लगाया, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, उसके अंदर एयर तो नहीं भर गई, बाकी और सारी कंडीशंस पे ये डिपेंड करता है। इसकी वजह से इसका जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ही रह पाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि इन दोनों के अंदर जो कण है उनकी स्थिति निश्चित है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्ड है, सुव्यवस्थित है, जबकि यहाँ पे अव्यवस्थित है। वो जो कण है वो स्थिति तो निश्चित है, लेकिन वो बिल्कुल अरेंज करे गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कण वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। सॉलिड की ही प्रॉपर्टी होती है कि कण क्या होते हैं, वो वाइब्रेट नहीं करते, एक ही स्थिति पर रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। जबकि यहाँ पे क्रिस्टलीन में जो अरेंज ऑर्डर्ड के अंदर रहेंगे, वो जो कण है वो भी क्या रहेंगे, बिल्कुल एक के बाद एक रहेंगे। जबकि अमोर्फस के अंदर जो कण रहेंगे वो कुछ दूरी पर रहेंगे। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद में बात करी जाए तो यहाँ पे ये एनिसोट्रोपिक टाइप के होते हैं, ये आइसोट्रोपिक टाइप के होते हैं। एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, ठीक है, ये हो गया विषम देशिक प्रवृत्ति, ये सम देशिक प्रवृत्ति। इनको समझ लेते हैं कि एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक होता क्या है। एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है कि, पहले आइसोट्रोपिक समझ लेते हैं। अगर अवयवी कण इस तरीके से है, अवयवी कण इस तरीके से है, अगर यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे, बॉटम से अप जाए, या किसी भी डायरेक्शन में अपन लगातार एक सीधी डायरेक्शन में चलते जाए, अगर अपन नीचे से ऊपर या किसी भी डायरेक्शन में चल रहे, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मैकेनिकल इंडेक्स हो गई, रिफ्रैक्टिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, और बाकी जो अदर प्रॉपर्टीज होती है जो इसके अवयवी कणों पे डिपेंड करती है, वो अगर किसी एक लाइन में जाने पर चेंज नहीं होती है तो वो आइसोट्रोपिक टाइप के होंगे, और अगर वो चेंज हो जाती है तो वो एनिसोट्रोपिक टाइप के होंगे। यानी आपको पहले कण पे भी अगर वही प्रॉपर्टी और आखिरी कण पे भी वही प्रॉपर्टी देखने को मिलती है तो आप कहोगे वो आइसोट्रोपिक टाइप का है, वो समदेशिक प्रवृत्ति टाइप का है। लेकिन अगर पहले कण पे प्रॉपर्टी कुछ और दिख रही है और तीसरे कण तक आते आते वो प्रॉपर्टी कुछ और हो जा रही है, यानी अगर मैं बात करूं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी 100 एलबीएस की थी, लेकिन सेकंड पे आते आते वो 94 एलबीएस की हो गई, तो यहाँ पे आने की अगर थोड़ा सा उस मटेरियल में आगे बढ़ते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम या ज्यादा हो रही है, तो कहेंगे कि वो क्या है, एनिसोट्रोपिक टाइप का है, ठीक है। और आइसोट्रोपिक में क्या होगा, यानी समदेशिक प्रवृत्ति वालों में क्या होगा कि आप कहीं पे देख लो उसकी प्रॉपर्टी ओवरऑल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक टाइप के होते हैं। ये अवयवी कणों की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं कि अगर अपन आगे पूरे अगर किसी ब्लॉक की बात करें तो उसमें कई मिलियन अवयवी कण होंगे, उन अवयवी कणों की जो प्रॉपर्टीज है वो लगातार सेम रह रही है या नहीं रह रही, ठीक है। अगर सेम रहती है तो अपन कह देंगे कि वो आइसोट्रोपिक टाइप का है, और सेम नहीं रहती तो वो एनिसोट्रोपिक टाइप का है। अब देखो, क्रिस्टलीन का सुव्यवस्थित क्रम था अवयवी कणों का, फिर भी इसकी प्रॉपर्टी देखो बदल रही है, एनिसोट्रोपिक टाइप की है। और अमोर्फस जिसके अंदर किसी भी फॉर्म में रह सकता है, इसका कोई ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी ये आइसोट्रोपिक टाइप का है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सुव्यवस्थित क्रम में, तो सुव्यवस्थित क्रम में है तो वो एक ऑर्डर्ड में होगा, तो जो स्ट्रेंथ है वो भी अलग अलग भाग में डिवाइडेड रहेगी। जैसे कार्बन के अंदर देखते हैं, एक कार्बन
4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे कुछ और रहेगी, अलग रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये एनिसोट्रोपिक टाइप का होता है। ठीक है, चाहे से ये इसी सेम ऑर्डर में पूरा का पूरा जुड़ा हुआ रहे, लेकिन ये रहेगा एनिसोट्रोपिक टाइप का। क्रिस्टलीन कैसे टाइप के रहेंगे? एनिसोट्रोपिक, विषमदेशिक प्रवृत्ति के रहेंगे। अगर अमोर्फस की बात करी जाए तो अमोर्फस में इसकी अवयवी कणों पे डिपेंड करता है, और जो भी इफेक्ट आएगा वो सबका रिजल्टेंट ही आएगा। सभी का एवरेज लेके उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट देखने को मिलता है वही देखने को मिलता है। इसलिए ये समदेशिक प्रवृत्ति के होते हैं, आइसोट्रोपिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद में बात करें क्लीवेज प्रॉपर्टी की। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्रिस्टलीन को जब अगर अपन किसी नाइफ से या किसी भी शार्प थिंग से अगर इसको कट करें, ठीक है, तो ये कट होने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अमोर्फस को डिवाइड करूं तो ये पूरा बिखर जाएगा। जैसे अगर मैं कांच के टुकड़े को अगर मैं तोड़ दूं, ठीक है, तो वो छोटे छोटे पार्ट में बिखर जाता है। जबकि अगर मैं किसी मेटल के ब्लॉक को काटूं, ठीक है, जैसे सोडियम को कट करता हूं, तो वो बिल्कुल 2 पीस में कट होगा। ठीक है, तो यही क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी दर्शाता है, यानी काटने पर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो इसको काटने पर किसी एक ब्लॉक को यहां से अगर अपन कट कर रहे हैं नाइफ के द्वारा, तो ये 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। जबकि अमोर्फस के केस के अंदर अगर यहीं पे एक अमोर्फस का ब्लॉक ले, इसको कट करें, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जैसे कांच को अगर अपन काटे चाकू से, तो वो बिल्कुल 2 भागों में विभक्त नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो यही क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर इसको काटा जाएगा तो कई छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाएगा। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी दर्शाता है, जबकि ये क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं दर्शाता है। इसके एग्जाम्पल, क्रिस्टलीन के एग्जाम्पल देखें। NaCl, ZnS, सारे आयनिक बंध वाले इसके अंदर आ जाएंगे। क्रिस्टलीन, ZnS और बाकी और HCl वगैरह बाकी और सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, HCl का सॉलिड फॉर्म, नॉट इन लिक्विड फॉर्म। क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा रबर, प्लास्टिक, कांच। और अगर क्वार्ट्ज कांच होगा तो भी वो अमोर्फस के अंदर आ जाएगा। तो ये इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखने, इसके अंदर यही सारे पॉलीमर्स वगैरह सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। जो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। प्लास्टिक भी लॉन्ग चेन पॉलीमर से होता है, इथीन का। ठीक है, इसलिए उसका नाम पॉलीथीन है। तो यही अपना मेन है क्रिस्टलीन और सॉलिड। तो अपन ने सॉलिड के अंदर यहाँ पे अपन ने उसके डिफरेंस देख लिए कि सॉलिड की स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कंडेंसेट। उसके बाद में अपन ने इनको 2 पार्ट में डिवाइड करा, क्रिस्टलीन और अमोर्फस, और इनके डिफरेंसेस देखे। तो सॉलिड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। फिर अपन इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एंड रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि इस जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर सभी की स्टडी कंटिन्यू रह सके। सो प्लीज शेयर।